प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्रोग्राम में सबसे पहले तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसी से हम आगाज़ करेंगे। काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से जो रेफरेंस था उसको कलअदम करार दे दिया गया है और अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें फ़र्दर अहकाम भी जारी किए गए हैं कि अब ये इस मामले की इंक्वायरी किस तरह से होगी और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी पर बात करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर फिर हम जो पहले से हमने प्लान कर रखा था उस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर 18वीं तरमीम के हवाले से वो बहुत कंसर्न है और समझते हैं कि जो लामहदूद इख्तियारात हैं वो वज़ीर आला के पास उससे फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। NFC अवार्ड के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं और सबसे अहम बात एक पेट्रोल की शॉर्टेज के हवाले से जो है वो आज प्रोग्राम में हम आखिर में ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे कि इस पर रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी बनी, रिपोर्ट आई लेकिन मामला ठीक नहीं हो पा रहे। इसकी वजूहात क्या हैं? तो सबसे पहले मेरे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं, मारूफ माहिर कानून है। एतजाज़ एहसन साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा औरिया गुलजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले औरिया साहब, एतजाज़ एहसन साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को और फिर ये कि FBR की जो जिम्मेदारी लगाई गई है, FBR को ये फर्दर इंक्वायरी के लिए और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भेजा गया है, ओवरऑल किस तरह से देखते हैं आप इसको? कुछ हैरत ज़दा हूँ मैं इसमें, और हैरत इस बात की है कि एक आध चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह रहनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और आईन में भी और हर पाकिस्तानी शहरी के सामने भी, कि कोई भी शख्स हो, वो किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ हो, वो इसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है एहतसाब। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एहतसाब का इदारा जो रखा गया है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 20 अप्रैल 2010 ईस्वी से 20 अप्रैल 2010 से जी कोई शहरी भी जा सकता है। पहले सिर्फ सदर रेफरेंस फाइल कर सकता था। 20 अप्रैल 2010 के बाद कोई शहरी भी जा सकता है जी, जिसका मतलब है कि अगर आपने साबित करना है कि रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है तो उस शख्स को नोटिस देना भी लाजमी है कि भाई तुमने ये रेफरेंस फाइल क्यों किया, ये तुम्हारी मतलब है उससे हरफ आता है ना, उसके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है अगर वो बदनीयती ऐसी है, ज्यादा है। और अगर बदनीयती सदर की है या वजीर आजम की है उनको भी नोटिस देना लाजमी है। बदनीयती आप किसी पे लगा नहीं सकते, उसका इल्जाम साबित नहीं कर सकते जब तक उसको मौका ना दें कि वो पेश हो, वकील पेश करे और अपने खिलाफ इल्जाम का वो रद्द करे। ऐसा नहीं किया गया जी। अब दूसरी वजह हो सकती है कि मैलिफाइडी इन लॉज, जिसको कहते हैं कि कानूनी बदनीयती, कि नीयत शख्स की बदनीयती नहीं थी पर कानून का तरीक़ेकार ऐसा अपनाया गया जो कि बदनीयती से पर या कानून से खारिज कानून। इस मैलिस इन लॉ के लिए साबित करना पड़ेगा। मिसाल मैं देता हूँ, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ जब दाखिल किया रेफरेंस परवेज मुशर्रफ ने, तो उसमें कई चीजें हमने साबित की। मैंने साबित किया जिससे हैरान हो गए जजेस कि ये रेफरेंस फाइल करने से पहले ना इसको पढ़ा है प्रेसिडेंट ने, ना इसका मुतालिया किया वजीर आजम ने, ना इसका मुतालिया किया लॉ मिनिस्टर ने, ना ही अटॉर्नी जनरल ने, ना ही शरीफुद्दीन पीरजादा जो वकील थे सदर के, ना ही मलिक मोहम्मद कयूम जो वकील थे सदर के, ना ही सुप्रीम जुडिशल के 5 जुडिशल काउंसिल के 5 जजेस थे। किसी एक ने भी इसका मुतालिया ही नहीं किया। तो जज साहबान बड़े हैरान हुए। खलील रमजे साहब कहने लगे आप ये कैसे साबित करेंगे? मैंने कहा 1 मिनट में साबित कर। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा पैरा नंबर 32 पे आ गए। पैरा नंबर 32 पे आए तो उस पे लिखा हुआ था 32 का हिस्सा लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था डिलीटेड। मैंने कहा ये तो डिलीट हो गया, इसको अगर कोई पढ़ता सारे डॉक्यूमेंट को तो वो कहता अरे भाई ये तो ड्राफ्ट है,
33 को 25 करो, एक क्लिक करो और आगे चलो। आगे मैंने कहा 36 नंबर पैरा जो है वो भी डिलीटेड लिखा हुआ है। तो ये तो ड्राफ्ट है जिसको पढ़ा ही नहीं, दस्तखत बगैर आंखें बंद करके कर दी। किसी एक ने पढ़ लिया होता तो वो इसको ठीक कर देता। दूसरी बात मैंने कहा इसके साथ 400 के करीब दस्तावेजात हैं जिन पे इंसार किया गया है इससे जी, इस रेफरेंस के 400 दस्तावेजात। मैंने कहा उनको भी उनका भी मुतालिया किसी ने नहीं किया। कहने लगे किस तरह? मैंने कहा 164 ये रिपोर्टेड है केस। जी जी जी, ये रिपोर्टेड है केस। 2 जून की कार्रवाई है 2007 की। उस पे मैंने कहा कि देखें 164 दफे पे जो कागज है उस दस्तावेज उसको निकाले। उसको निकाला तो उसमें ये था लिखा हुआ, एक पैम्फलेट था। पैम्फलेट में था कि सिर्फ बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनका नाम दिया हुआ था सिर्फ वही फलां फलां और फलां नहीं है और गालियां थी, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान फलां फलां और फलां है। अब मैंने कहा कि ये किसी ने पढ़ा होता, राजा साहब ने पढ़ लिया होता तो खींच लिया होता। जी हाँ बिल्कुल। राजा साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा मुझे इजाजत दे दे, मैं आप वापस देता हूँ, ये गलती से आ। खलील रमदे साहब ने कहा कि राज साहब आपको वापस कैसे लेने देंगे, ये तो बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है इनके लिए। मैंने कहा जी इनको वापस कर दे। उन्होंने कहा कि वापस कर दे तो कैसे, फिर तुम्हारा केस। मैंने कहा मैं 40-50 और ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जो इन्होंने पढ़े ही नहीं है, देखे ही नहीं है। अच्छा एतजाज साहब, एक मुझे छोटा सा, मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, आप ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, हमारे साथ रही नाज़रीन। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एतजाज अहसन साहब बात कर रहे थे, मेरे साथ अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और इम्तियाज़ शेख साहब भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिल तरतीब। मैं आप दोनों को भी खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। लेकिन पहले जो गुफ्तगू हम काजी फाइज ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से और फैसले के हवाले से कर रहे थे, जरा उसको कंक्लूड कर लेते हैं। और ये मकबूल जान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आपके फैसले को आज के? सर, पाकिस्तान में एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो जजों के एहतसाब के लिए बनाई गई है। वो आइन की दफा के तहत मौजूद है, वही काम करती है। अब ये उनकी मिसेस जो है जैसे फायदा ईसा की, ये वहां भी जा सकती थी और ऐसे ही एविडेंस पेश कर सकती थी। 13 महीने पहले पेश कर देती, उसके बाद वही फैसले होते। वहां किसी फरिश्ते ने आना था, ना वहां किसी इबलीस ने आना था, यही जजेस से जो वहां जाके बैठ जाने थे। लेकिन पूरी कौम को एक हिजान में मुब्तला किया गया। पूरा 1 साल तक लड़ाई होती रही, एस्टेब्लिशमेंट है, ये फलाना है, ये है, वो है। उसके बावजूद भी मसला सारा जो है का मामला इस बात पे फंस गया, जिसपे अभी मैं समझता हूँ ये एक आगाज हुआ है कि जो उनकी मिसेस का जो केस आया सामने, उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका वो एविडेंस उस तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ना कर सकती थी, जिसको अब एविडेंस एक्ट के तहत कहते हैं कि उसमें जिरा हो, कागजात देखे जाए, पड़ताल हो, सारा कुछ। वो उन्होंने FBI को भेज दिया। अब यहां तो वो कह सकती थी कि 10 साल पहले रिकॉर्ड नहीं मौजूद था, वहां उनको साबित करना पड़ेगा। और अगर उनकी बीवी का ताल्लुक जो है जज के साथ ना होता तो किसी तौर पर यह ना कहा जाता कि FBI अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजे। और फिर उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूं तो, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देयरऑन शैल बी डीम्ड फॉर पर्पज ऑफ द आर्टिकल 2009 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इन एक्सरसाइज ऑफ द सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन। वो उसको सुओ मोटो, अगर मामला हुए होता है कि वो अपनी ट्रेल साबित नहीं कर सकती, तो वो सुओ मोटो उसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकती है। और जब वो सुओ मोटो कन्वर्ट कर देगी तो फिर तो सदर भी गायब हो गया, बाकी लोग भी गायब हो गए, बदनीतियां भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो एक बात तो ये है कि आपने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया है जो रास्ता ठीक नहीं था। और दूसरी बात, आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान में मैं 2 जजेस की मिसाल आपको देता हूं जिनको इस बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बुलाया गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक सारी साहब थे वहां पर कराची के, उनके मिसेस ने कराची में हॉस्पिटल में जाके कहा था कि तुमने पता नहीं, तुमने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, मैं जज की बीवी हूं। तो उनको कहा गया था आप आ जाओ, वरना आपको और दूसरा उनको यह कहा गया, एक और थे जिन्होंने अपना गन इंग्लैंड से लेके आए थे और उन्होंने बेच दी थी बगैर इत्तला दिए हुए। जज जो है ना, उसकी एक एक चीज उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। देखो ना, असल मसला यह है कि कल को यही प्ली लेके
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कायदी फायद ईसा के पास लोगों ने पेश होना है। और अगर वो ये प्ली दे दें कि मुझे तो जनाब एक फुल बेंच तश्कील दिया जाए, आप कौन होते हैं सुनने वाले, तो फिर आप क्या करेंगे? जज का मामला पाकिस्तान में हर दूसरे से मुख्तलिफ है। जज को बालातर होना चाहिए इन सारी चीजों से। जज के दामन पे एक छोटा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या कि आपने जज को इस पूरे प्रोसेस में कंट्रोवर्शियल कर दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सबसे अहम बात यह है कि उसकी कॉन्फिडेंशियल उन्होंने प्रोसीडिंग रखी हुई है, और उसका असल मसला यह है, इसलिए रखी गई है ताकि जज मुतनाजा ना बने। आपने जज को 11 महीने मुतनाजा बनाया और फिर उसके बाद नतीजा क्या निकला कि उन्होंने उसका क्वैश कर दिया और एक नया रेफरेंस शुरू हो गया। तो आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये काजी फायद ईसा साहब को वहीं पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही इसका दिफा करना चाहिए था। इशाह साहब, आपकी राय क्या है? देखिए, ये 2-3 चीज़ें हैं बड़ी बुनियादी नोयत की। नंबर 1 तो ये है कि पहले वो जस्टिस इफ्तार चौधरी वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो थी उसको महदूद कर दिया गया, उसके इख्तियारात महदूद कर दिए। एतजाज़ हसन साहब जो अभी दलाइल दे रहे थे, अपने बयान कर रहे थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे, ये सवाल उस वक्त भी उठा था कि ये सारे दलाइल जो हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्यों पेश नहीं किए जाते, और ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ये केस क्यों सुन रहा है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किस लिए बनी है। उस वक्त भी यही हुआ था कि जो असल रेफरेंस था या असल जो एतराज़ात थे उनको सेटिसाइड कर दिया गया और टेक्निकल बुनियादों पर रेफरेंस मुस्तरद करके जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब को क्लीन चिट दे के बिठा दिया गया और वो चीफ जस्टिस के तौर पर 2013 तक काम करते रहे। अब भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है अंडरमाइन हुई है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का दायरा इख्तियार महदूद करने के बाद सदर को और वज़ीर आज़म को और हुकूमत को के किरदार जो होता है जुडिशरी के हवाले से उसको बिल्कुल ख़त्म करते हुए फिर एक नया रोल दे दिया गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, पाकिस्तान को, और केस भेज दिया गया FBI को। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है जो फ़रोग़ नसीम साहब ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि जी FBI जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक सीनियर जज के ख़िलाफ़ कैसे केस परसू करेगी, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी फैमिली को, तो वो खौफज़दा होगी। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर FBI वो शुरू करती है और इंक्वायरी करती है और वो ही सारी चीज़ें जो इस रेफरेंस में मौजूद हैं काजी साहब और काजी साहब की फैमिली के हवाले से वो दोबारा प्रूव कर देती है, पेश कर देती है, और फिर काजी साहब को जब पेश किया जाएगा, पेश होना पड़ेगा उनकी फैमिली समेत, तो फिर डिफेंस क्या होगा। तो ये एक दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू जो है वो रोरिया साहब अदालत के पास एक सपोर्ट के लिए पूरी रिपोर्ट मौजूद होगी, रिपोर्ट मौजूद होगी और FBI करेगी। यानी आप सदर पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो इस बात का अहल नहीं समझते कि जो वो रेफरेंस पेश करें वो जो है वो सफिशेंट हो सकता है या वो नेक नियति पर मबनी हो सकता है या वो जो है उसको सुना जाना चाहिए। लेकिन FBI की रिपोर्ट जो है वो इस काबिल होगी, जो 1-2-3 अफसर बयान बनाएंगे वो इस काबिल होगी कि उसकी बुनियाद पर या तो चीफ जस्टिस साहब खुद ही उसका सोएमोटो ले लें और उसको रेफरेंस में तब्दील कर दें या हुकूमत दोबारा रेफरेंस दे। आप ये कह रहे हैं कि मेरे नुक्ता नज़र से एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है और मुश्किलात का आगाज हो गया है। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। दीगर मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं जिसके बारे में प्रोग्राम के शुरू में आपसे कहा था। एक तो थोड़ा सा कोरोना को डिस्कस कर लेते हैं, क्या सूरत हाल हो रही है, क्या होने जा रही है। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न है 18वीं तरमीम के हवाले से, वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम इस तरह से काम नहीं कर सकता और NFC अवार्ड के हवाले से उनका नाकाबिल अमल सा निज़ाम है। इस पर बात करेंगे। कुछ पेट्रोल की शॉर्टेज के हवाले से भी डॉक्टर यास्मीन साहबा, इम्तियाज़ शेख साहब, औरिया साहब और इरशाद आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन साहबा, सबसे पहले तो मुझे कि ये एक हफ़्ता हो गया
7 दिन पहले यानी पिछले हफ्ते को तकरीबन कहा था असद उमर साहब ने, उन्होंने प्रोजेक्शन सी दिखाई थी कि इस महीने के आखिर में 3 लाख और फिर अगले महीने जुलाई में ये 12 लाख तक तादाद पहुंच सकती है। आपके ख्याल में एक हफ्ते के अंदर वही प्रोजेक्शन हमें मिली है जिस प्रोजेक्शन के तहत ये तादाद पहले 3 लाख और 12 लाख तक पहुंचेगी, या वो जो अंदाजे थे असद उमर साहब से उससे कम रहा है, मामला कंट्रोल में है? किस तरह से आप देख रहे हैं एक हफ्ते के बाद उस रिपोर्ट को? इस वक्त तो जो हमारे पास तादाद आ रही है, अगर मैं उसकी प्रोजेक्शन देखूं तो मेरा ख्याल है कदरे कम है। और ये तो अच्छी बात है कि खुदा करे कि जो प्रोजेक्शंस हम देते हैं उससे कम ही आए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास टोटल केसेस, अगर हम पंजाब का भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाय मिड जून वील बी नियर 100,000, तो वी आर एट 61,000। इस वक्त हम 61,000 और 678 केसेस है हमारे पास। तो देखा जाए तो जिस तरह की प्रोजेक्शन दी थी उससे कदरे कम है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अब केसेस हम टेस्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर कोई तकरीबन 11,000 टेस्ट हुए हैं, तो इसी तरीके से सारे सूबों के मिला के कोई तकरीबन 28-29,000 पे टेस्ट पहुंचे हुए। सो द नंबर ऑफ पेशेंट्स विच आर कमिंग फॉरवर्ड, वो उस तरह की प्रोजेक्शन जो है उससे कदरे कम है। और अल्लाह करे कि इसी तरह अगर कम रही तो probably will be in a more controllable situation। डॉक्टर साहब, एक बड़ा खौफनाक सा रुझान पिछले दिनों में पैदा हुआ है यहाँ, खासतौर पर अगर लाहौर की बात करूँ या सराउंडिंग एरियाज की बात करूँ, बड़ा खौफनाक से ये अफवाहें फैली जिसमें 2-3 कॉमन सी थी। मिसाल के तौर पे कि इंजेक्शन लगा के बंदा मार देते हैं, 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। और ये एक केस में नहीं हुआ, ये कई केसेस में हुआ कि ये अफवाहें फैलाई गई कि जी लाश देने के लिए 5 लाख रुपया मांग रहे हैं, या फिर ये कि जो आम पेशेंट को ज़बरदस्ती कोरोना के पेशेंट की कैटेगरी में डाला जा रहा है। इन अफवाहों के तोड़ के लिए क्या इकदाम किए गए, और इनकी कहीं कहीं जहां पर स्ट्रॉन्ग किस्म की अफवाहें इस तरह की आई उसकी इंक्वायरी आपने किस तरह से कंडक्ट की, और इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए क्या किया आपकी मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, जो बहुत ही अहम, अव्वल तो ये अफवाहें थी ना, कॉमन कंप्लेंट, जिसने भी कोई कंप्लेंट दायर की उस कंप्लेंट को बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो हॉस्पिटल में बाकायदा जो कोविड पॉजिटिव लोग जब हैंड ओवर किए जाते हैं तो पुलिस की प्रेजेंस में हैंड ओवर किया जाता है, बाकायदा ये रिकॉर्डेड होता है कि ये इतने पेशेंट्स हैं, तभी तो हम अपनी डेथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कहीं अगर कंप्लेंट, हमारे तक किसी ने लिखी हुई कंप्लेंट बिल्कुल नहीं थी। आप अफवाह पे देखें, जब आपको कंप्लेंट करते हैं समथिंग हैज टू बी रिटन डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि उसकी बाकायदा आप इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बावजूद वीडियो क्लिप्स के ऊपर भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, ताकि इसके ऊपर अब बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है ऑफ हैंडिंग ओवर द डेड बॉडीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। दूसरी अहम चीज थी दवाइयों के मसले के अंदर। आपको पता है कि दवाइयों के अंदर लोगों ने दवाइयां होल्ड की, फिर उसके बाद टीकों को खरीद के और ब्लैक मार्केट में बेचा। उसके ऊपर जैसे टेमरा के इंजेक्शन के ऊपर इतनी सख्त पाबंदी है कि लोगों ने बुरा भला भी कहा कि जी हुकूमत ने इनको पकड़ गई। ये बात नहीं, हमने एक बाकायदा सिर्फ उन अस्पतालों को इजाजत दी है टीका खरीदने की जो एक्चुअली कोविड के पेशेंट्स जो हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। और जहां तक पब्लिक सेक्टर का ताल्लुक था, हमने वो टीके जो हैं वो वहां सप्लाई की हैं। और हर बंदा जो कंसल्टेंट जब इंजेक्शन लगाएगा उसकी बाकायदा जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के बाद वो इंजेक्शन लगाया जाएगा, ताकि गलत इस्तेमाल ना हो। अब देखें, इस वक्त डेक्सामेथासोन की बात चली तो मार्केट से डेक्सामेथासोन गायब हो गया, हालांकि इट इज अ स्टीरॉइड दैट वी हैड बीन यूजिंग फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। पिछले 4 महीने हम ये सारे स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे थे और बड़ा अच्छा नतायज आ रहे थे। अचानक जब लोगों को पता चलता है तो ये जो हमारी ब्लैक मार्केटिंग का तरीका है कि आप चीज़ को गायब कर दें, फिर उसकी कमी आ जाए मार्केट के अंदर, उसके ऊपर इस वक्त रेड्स हो रहे हैं बाकायदा। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स आर लुकिंग इनटू इट, ताकि हम इंश्योर करें कि इस तरह का कोई गलत, तो जो गलत काम। अब प्लाज्मा के ऊपर आप देखिए, सबसे तकलीफ दे चीज ये है कि प्लाज्मा एक बंदा सेहतमंद हुआ है। पहले तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दी है। अब अगर आपने अपना प्लाज्मा देना है तो ये एक सदका जारी है, आप किसी और की मदद करेंगे।
लोगों ने प्लाज्मा बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, ग्रुप्स इकट्ठे हो गए जिन्होंने कहा कि हम आपका प्लाज्मा जो है हम आगे पहुंचा देंगे, फिर आपको कुछ इसके खर्चा भी दे देंगे। इस तरह की बातें करके तो हमारी इतला के मुताबिक पता चला कि जी 5-5 लाख का प्लाज्मा लोगों ने खरीदा। हालांकि ये भी दिस इज अंडर ट्रायल, को डेफिनेटली उसके ऊपर भी अब पाबंदी बाकायदा लगाई गई है। जहालत एक बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, इस कौम का एक मसाइल हल नहीं हो सकते जहालत के खात्मे तक, ये इस कौम का बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब एक सवाल में, डॉक्टर साहब मैं तो डर के मैं इरशाद आरे बोल रहा हूँ, एक सवाल थोड़ा सा करना था। ये पंजाब फोरेंसिक एजेंसी जो है, मुझे ये पता चला कि उसके पास कैपेसिटी है 2000 टेस्ट वो डेली कर सकते हैं, लेकिन उनको टेस्ट भिजवाए नहीं जा रहे या उनसे करवाए नहीं जा रहे और वो 700-800 से आगे नहीं जा रहे। तो ये क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि वो सस्ता टेस्ट भी होगा और रिलायबल भी जो प्राइवेट एजेंसी से कराए जाते हैं उससे बेहतर होगा, तो इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी बात है कि इरशाद आरिफ साहब, हम किसी प्राइवेट एजेंसी से कोई टेस्ट नहीं करवाते, हमारे अपने सारे लैब्स टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें फोरेंसिक का लैब भी शामिल है, और उनकी सारे लैब्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक ताल्लुक है जो सरकार का लैब है, वो तो कोई पैसे चार्ज नहीं करता। हालांकि इस टेस्ट का खर्चा आप ना भी करें ना, तो ये फ्री थोड़ी होता है। इस टेस्ट का खर्चा हमारे एस्टिमेट पे तकरीबन हमें 4,500 और 5,000 के अंदर पड़ता है, चाहे किसी लैब में किया जाए, बिकॉज नंबर 1 यू हैव टू परचेज द किट्स, फिर इसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल होती है, सब कुछ को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम लोग फोरेंसिक लैब को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अब मजीद अब कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं। आज भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 3 PCR मशीन और दी है। मेरा सवाल ये है कि उनकी कैपेसिटी 2000 की है, लेकिन उनसे टेस्ट 800 कराए जा रहे हैं, जब उनकी कैपेसिटी मौजूद है और उनके 10,000 किट्स मौजूद हैं और मेरे ख्याल ब्रिटिश भी उनको डोनेशन भी है, तो उससे क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है? मेरा ये सवाल है। नहीं, हम तो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेस्ट, और सबको मैं उसका पता कर लूंगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो सारी लैब्स अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। टेस्ट कम भी इस वक्त, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इस वक्त थोड़े से टेस्ट जो हैं उनकी तादाद भी कम हो रही है। वजह यह है कि एक जो बहुत बड़ी खेप आई थी ना ईद के बाद, तो बहुत परेशान कुन था काम हमारे लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता दे हैव बीन ट्रीटेड एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स थोड़ा से बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। अच्छा इम्तियाज शेख साहब, 2 चीज़ें, एक तो वो कह रहे हैं NFC अवार्ड में बड़ी नॉर्मली है, फिर इसके नतीजे में जो नुकसानात हो रहे हैं, वफाक जो है वो 700 अरब रुपए के खसारे में चला जाता है, उसका उन्होंने अलहदा जिक्र किया, और 18वीं तरमीम पर तो नजरसानी होनी ही चाहिए, इस पर वो बार बार जोर दे रहे हैं। क्या राय है आपकी इस पर? देखिए जी, बड़ी राय हमारी बड़ी क्लियर है। ये उनकी राय हो सकती है जब प्राइम मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के सरबराह की हैसियत से और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह नहीं समझती। ये 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ आई थी, पूरे पाकिस्तान में इस पर बहस हुई थी, और पूरा जो प्रोसीजर है कौमी असेंबली में और सेनेट में इसके अमेंडमेंट्स लाने का, उसके बाद ये हुई थी। और NFC अवार्ड भी उसी के हिस्से के तहत, उसके अंडर के तहत ये फिर तश्कील दिया गया था, और ये 10 साल पहले हुआ था। तकरीबन 2010 में 18वीं तरमीम आई और उसके बाद हुकूमतें आई, चलती रहीं। अब अचानक मतलब मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को मतलब उसमें खामियां नज़र आने लगी, और उसमें मतलब वो NFC अवार्ड के हवाले से भी जो माली वसाइल सूबों को गए, और उसमें फिर उन्होंने 140 के तहत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत भी उन्होंने मतलब उस पर भी खदशात इज़हार की। देखिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो सिर्फ हमारे पास तो चल रहा है ना, पंजाब में तो नहीं चल रहा, हमारे पास तो चल रहा है। हमने जो भी कुछ किया है लोकल गवर्नमेंट को दिए हैं ना पैसे, तो मतलब इसमें ये मतलब कहना कि जी पैसे नहीं जा रहे, भाई आप तो कलेक्टिंग एजेंसी हैं, फेडरल गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग एजेंसी। ये सूबों से पैसे कलेक्ट करके और सूबों से मतलब अपना उसमें चार्ज भी करते हैं पैसे और अपने पास रखते हैं, और फिर वो डिविजिबल पूल के तहत आके और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आप एक तयशुदा फार्मूले को आप कंट्रोवर्शियल बना के दोबारा उसको उठाना चाहते हैं, वो भी इस माहौल में जबकि कोरोना
पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में और ऑन द राइज है और बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमारी कौमी पॉलिसी कोरोना पे अभी जाहिर नहीं है, खदशात आ रहे हैं। अभी आप कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कभी हम कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, कभी स्मार्ट लॉकडाउन का आ जाता है, कभी रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन का हो जाता है। तो मतलब इन चीजों में इस कंट्रोवर्सी को किस तरह करेंगे, और जबकि आप कर भी नहीं सकते 18वीं तरमीम को आप कैसे खत्म करेंगे? आपकी हुकूमत को इतनी न मेजोरिटी है 2/3, न आप इसमें कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल मामला, ऐसी चीजें जो कि बड़े हसास हो, जो बहुत हसास इस पर नजरसानी हो, इससे कुछ हिस्सों पर नजरसानी हो, ये इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं। देखिए वो तो एक अलग चीज है शायद। जब उनके पास इतनी असेंबली में अथॉरिटी हो, कर सकें, बाकी सूबे उनके साथ हों। अभी तो मसला ये है कि वो कोरोना के मामले पे कौम को साथ लेके नहीं चल रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बदजन है। एक पूरा तुर्शी का माहौल, तुर्श माहौल उन्होंने पूरे मुल्क में बनाया हुआ है। जहां भी देखें तो मतलब लड़ाई झगड़ा। हालांकि ये काम ऐसा है कि हम साथ मिलकर करना है। कोरोना का मुकाबला अकेला कोई सूबा या मरकज नहीं कर सकता, और हम उसमें साथ चलने को तैयार। हमारे चेयरमैन ने तो शुरू से ही कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप लीड करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो जो गुफ्तगू हो रही थी खासतौर पर 18वीं तरमीम NFC अवार्ड के हवाले से, और मकबूल जान साहब जो पहला NFC अवार्ड हुआ था 1992 में गालिबन, उसकी कमेटी का हिस्सा थे। तो औरिया साहब से इस पर राय लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से और NFC अवार्ड के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की जो राय है, उस पर आप क्या समझते हैं? आप तो उस कमेटी का हिस्सा थे जो NFC अवार्ड पहला 1992 में हुआ। क्या इसमें खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं? क्या इन खामियों को दूर करके इसको रीप्लान किया जा सकता है, रीडू करने की ज़रूरत है? 18वीं तरमीम पर क्या वाकई इमरान खान जैसा समझते हैं कि नज़रसानी होनी ही चाहिए? क्या राय है आपकी? देखा 1991 में हुआ था वो, और उसमें आपको याद होगा कि उस वक्त अपना सरताज अजीज साहब जो थे वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैं फाइनेंस में था बलूचिस्तान में, और इसमें निशानी होते थे। मसला सारा ये है कि इस वक्त 18th अमेंडमेंट जो है, ये इसमें कुछ लोगों ने उसको फाइनल अथॉरिटी समझ लिया हुआ है, और कुछ समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है उसको चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर सियासत मसला है। ये 18th अमेंडमेंट मौजूद थी, इसके तहत वजीर आजम बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के प्रेसिडेंसी में होते हुए क्या हैसियत थी यूसुफ रजा गिलानी की, और क्या हैसियत थी उसकी अपना परवेज अशरफ की। इसी तरह आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जी आमर की हैसियत इख्तियार कर गया वजीर आला जो है, तो क्या सिंध का तो वजीर आमर हो गया है? क्या उस्मान बुज़दार साहब भी वैसे ही हैं? नहीं है। इसका मतलब यह है कि आइन, कानून, अमेंडमेंट्स जो है ना, ये हमारी सियासत ने इसको जैसे कहते हैं ना अपना हाथ की छड़ी बनाया हुआ है। और यही वजह है कि हम एक जगह पे बस स्टैंड ले लेते हैं, और एक जगह हम कहते हैं कि हमने नहीं लेना क्योंकि हमारा तो गुजारा चल रहा है। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है, जो आज भी मैंने लिखा है, जो शायद कल आ जाए, कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर यह तस्वुर कर लिया गया है, और पाकिस्तान की पूरी क्रिएशन के खिलाफ तस्वर कर लिया गया है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अंग्रेज की खींची हुई 4 इकाइयों ने बनाया था। ये जो सूबे हैं ना, ये किसी आसमान से नहीं उतरे, अंग्रेज बना के गया था 1849, 48 इस तरह के हिसाब से बलूचिस्तान पर। और उन इकाइयों की बुनियाद के ऊपर हम समझते ये हैं कि इसी बुनियाद के ऊपर ये 4 इकाइयां जो मिलेंगी, तो ठीक है, अंग्रेज बना गया था, मुकद्दस है। पाकिस्तान तो वाहिद मुल्क है ना, जहां मुल्क तोड़ने का कह दो तो जायज है, सूबा तोड़ने का कह दो तलवारें निकल आती हैं। ये है वो बुनियादी मसला जिसपे 18th अमेंडमेंट होती है, वो नहीं होती है जब तक आप बुनियादी चीज को ठीक नहीं करते। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है इस सारे NFC अवार्ड के अंदर, जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, कि एक जमाने के अंदर होता यह था कि सूबे के अखराजात होते थे और बाकी जो है डेफिसिट वो फेडरल गवर्नमेंट पिक कर किया करती थी। अब सूरत हाल ये बन गई हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो गुज़श्ता 40 साल का कर्जा बोझ सर पे हाथ पे उठा के बैठी हुई है।
जिसको कोई शेयर नहीं करता। जाहिर बात है, डैम बनता है केपीके में, कर्जा उतारता है पूरा मुल्क। डैम बनता है फला जगह, कर्जा उतारता है। आईपीपी बनती है पंजाब में, कर्जा उतारता है पूरा मुल्क। अच्छा, वो सारा अब एक ही फार्मूला हमने बना लिया हुआ है कि एनएफसी जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर तकसीम होगा। हमने 1991 में भी उठाया था ये मसला कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो बलूचिस्तान तो 400 साल के बाद जाकर डेवलप होगा कहीं। उसकी तो 100 मील रोड बनाओ तो सिर्फ 500 लोग कनेक्ट होते हैं। पंजाब में 100 मील बनाओ तो आप 5 लाख लोग कनेक्ट होते हैं। तो एक बैठ के एक फार्मूला बिल्ड करना पड़ेगा आपको, और ये बहुत जरूरी है। वरना अगर हम इस बात में फंसे रहे कि ये बहुत मुकद्दस चीज है, 18 अमेंडमेंट तो वो मुकद्दस चीज है, तो वही हाल होगा कि इतने बड़े सूबों के साथ जैसे यूगोस्लाविया का हाल हुआ था। 3 सूबे थे, क्रोएशिया, सर्बिया और उसके बाद वो जो है अपना बोस्निया। इन तीनों में एक अहलियत थी मुल्क बनने की, टूट गए। इस तरह चेकोस्लोवाकिया में हुआ, अहलियत थी मुल्क बनने में, चेकोस्लोवेक मुल्क टूट गए। आज वहां 3 मुल्क बने हुए हैं, वहां 2 मुल्क बने हुए हैं। आपको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। राइट सर, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आप 2 चीजें मुझे बताइए। एक तो ये कि ये जो पेट्रोल की किल्लत है, इस पर कमेटी भी बनी, इस पर रिपोर्ट भी आ गई, इस पर अहकामात भी दिए गए कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन ये अभी तक 500 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिल रहा है, यानी मुश्किल से पेट्रोल मिल रहा है, उसकी किल्लत बरकरार है, जो कि जिसके बारे में मौसूमी कहा गया। ये क्यों है? दूसरी बात यह है कि क्या वाकई 18वीं तरमीम के बाद सूबे को गवर्न करने में मुश्किलात का सामना है, और ख़ास तौर पर जब कोरोना के मामले में आप निमट रहे हैं तो 18वीं तरमीम जो है वो सूबे के रास्ते में रुकावट है कि आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, और अगर पूरे इस तरह से इख्तियारात ना होते, डिवॉल्व ना होते जिस तरह सूबे में हुए, तो आप इसको बेहतर डील कर सकते थे। क्या आपकी राय यही है? मेरा ख्याल है असल जहाँ तक ताल्लुक है 18वीं तरमीम का, मेरा ख्याल जिस तरह तज़िया इस पे किया है और ये मकबूल साहब ने, वो बड़ा अहम है। ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है जिस पे डिस्कशन ना हो सके। जो आपने खान साहब की अभी बात सुनाई, वो डिस्कशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए, और ये बहुत अहम चीज़ें हैं। वजह यह है कि एंड ऑफ द डे वी नीड टू बी, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मनी होनी चाहिए बिटवीन द फेडरेशन एंड बिटवीन द प्रोविंसेस। कोई भी देखे ना, अगर आप एक मुल्क है और हम अपनी अपनी वो जागीर बना के अगर बैठ गए तो फिर फेडरेशन का तो कोई तुक नहीं बनेगी। यू कांट कॉल इट पाकिस्तान। फिर एंड ऑफ द डे तो वही होगा कि हर सूबा अपनी वो मलकियत बना के और उसको हिलने नहीं देगा। और ये बात बिल्कुल उन्होंने सही फरमाई है कि कर्जे उतारने के लिए तो फिर पूरी फेडरल गवर्नमेंट पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो पूरा पाकिस्तान उसके अंदर शामिल होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन अंडर कंसिडरेशन। हम बिल्कुल इस बात के फेवर में हैं कि इसको जरूर चलना, बट दे आर मॉडिफिकेशंस व्हिच नीड टू बी डन इन इट। और ये कोई ऐसा कोई भी ऐसा, वो कहते हैं ना, आखिरी खुदा न खास्ता ये कि कोई ऐसा नुस्खा है जिसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं ला जा सकती। बात तो डिस्कशन की कर रहे थे वो, कि हमें इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, और इससे बेहतर मौका मैं आपको बताऊं इसलिए नहीं होगा कि व्हेन यू लुक एट इट, व्हाट इज द इकोनॉमिक सिचुएशन दैट वी आर कमिंग टू। आपको पता कि कोविड का आपके फाइनेंसेस पे, आपकी इकोनॉमी पे, जैसे पूरी दुनिया पे कोविड का असर हुआ है, सबसे बड़ा असर आपकी इकोनॉमी भी उसी तरह होगा। इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज दुनिया की हिल गई हैं, यानी हम सोचते थे कि अमेरिका नहीं हिल सकता, इंग्लैंड नहीं, ऑल इकोनॉमीज आर नाउ एट द मोमेंट क्वाइट शैटर्ड। यहां तक कि मेरी खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क जैसी इकोनॉमी, वो तो शायद बैंकरप्सी का भी सोच रही है। अब मकसद ये है कि जब ये सारी चीजें आप देखते हैं, इससे बेहतर सिचुएशन वेयर नाउ यू गोइंग टू फेस अ ह्यूज फाइनेंशियल प्रॉब्लम और इकोनॉमी आपकी इतनी ज्यादा प्रेशर में आएगी, तो सारी चीजों पे डिस्कशन होनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानी, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह कायम शायम रहे, और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात अगर बिगड़ेंगे इकोनॉमिकली, तो हाउ आर ऑल ऑफ अस गोइंग टू शेयर इन इट, किस तरह हम हालात जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रहा जहां तक पेट्रोल का ताल्लुक, मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है
कि ज़रूर हमारी हुकूमत को इसको जल्द से जल्द इस पे ये जो कमी है उसको बहुत जल्दी, ये मेरी इत्तला के मुताबिक तो जो सप्लाई है उसके अंदर जो कुछ तसल्जुल आया है उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन देयर इज़ इनफ पेट्रोल, इट इज़ कि वो पहुंचने वाली बात है कि उसकी सप्लाई जो है उसके अंदर कोई वो ना हो। तो मेरा ख्याल है इस पे काम तो कर रहे हैं, तो आप भी हुकूमत पे जोर देंगे कि ये शॉर्टेज जो है खत्म होनी चाहिए। देखें बात ये है असद साहब, जी मेरा ख्याल है 19 दिन हो गए ये डॉक्टर साहबा, ये पेट्रोल के बहरान को 19 दिन हो गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। 1 जून से आज तक हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमतें कोशिश नहीं करती, हुकूमतें नाफिज करती हैं। ये रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है इसको इरोड किया जा रहा है। ये क्या बात हुई कि वज़ीर आज़म कहे कि कल से पेट्रोल का बहरान ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म ना हो, जबकि पेट्रोल मुल्क में मौजूद भी हो। या तो ये हो ना कि मुल्क से बाहर से सप्लाई जो है वो लाइन टूटी हो, ऐसी बात नहीं है। कहा यह जा रहा है, ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा है, ख़ुद वज़ीर कह रहे हैं कि जनाब वाला कुछ कंपनीज़ ने स्टॉक किया हुआ है, कुछ पेट्रोल पंप्स ने स्टॉक किया हुआ है। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है कि कभी आटे का बहरान खड़ा हो जाता है, कभी पेट्रोल का बहरान हो जाता है, कभी दवाई जो है वो 2 रुपए की दवाई जो है वो 500 रुपये में चली जाती है। तो जब हुकूमत या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की गिरफ्त नहीं होगी ब्यूरोक्रेसी पे, गिरफ्त नहीं होगी मामलात पे, तो उसके नतीजे में ये बहरान पैदा होते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को और उनके साथियों को सीरियस लेना चाहिए इन मामलात को कि माफियाज, जब कहा जाता है कि माफियाज अगर इस मुल्क में खुदा न खासा इतने ताकतवर हो गए हैं, चंद लोग ताजर सनतकार इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो मफलूज कर सकते हैं। देखें इस वक्त एक मैं ऐसी बात कहना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता इस वक्त हमें कोई जंगी सूरत हाल हो और सप्लाई हमारी कटी हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही छोटी बात नहीं है, ये मामूली से महंगाई की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी रेट ऑफ गवर्नमेंट चैलेंज हो चुकी है जिसको रिस्टोर करना 19 दिन बड़े दिन होते हैं। जी बिल्कुल। इम्तियाज शेख साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखें जी बिल्कुल सही बात की इरशाद आरिफ साहब ने। ये टोटली इनएफिशिएंसी और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, ये गवर्नेंस की फेलियर है। चीज़ें मौजूद हैं, हो नहीं पा रही, ये गवर्नमेंट की फेलियर मैं कहूँगा इसको। और ये इतना अहम मामला है कि प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर साहबा ने कही, हारमोनी की बात की, हारमोनी जो है कैसे पैदा होगी आप खुद बताएं ना। हारमोनी, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है। हारमोनी तब होगी जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, एक सूबे के साथ उनका एक रवैया है, 3 सूबों के साथ दूसरा रवैया है। चीफ मिनिस्टर से मिलना गवारा नहीं करते, बात करने को मतलब जिस तरह वो तनकीद करते हैं, मतलब जहां जाते हैं तो मतलब जाता, जब जहां जाया जाता है तो उसको कम से कम चीफ मिनिस्टर के बगैर तो क्या ब्रीफिंग लेंगे। और नंबर 2 दूसरी बात आपने की कि जी जो हमारे सामान कोविड के हवाले से, मैं छोटा मिसाल आपको दे रहा हूं, हार्मनी की बात करते हैं ना आप कि डिस्ट्रीब्यूशन की, एनडीएमए ने डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या बाकी किसी सूबे में कुछ सामान गवर्नर को दिया गया? पूरे का पूरा सामान वजीर आला के पास आता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आता है, वो सिस्टम है। हमारे पास सिंध में है कि कुछ चीजें हमें दे दी गई, बाकी चीजें गवर्नर हाउस में दी गई, कुछ अस्पतालों को दे दी गई। तो ये मतलब ये सोतेली मामला सलूक क्यों है, ये डिफरेंशिएट क्यों है? तो हार्मनी की अगर आप बात करते हैं, आप बात करते हैं यूनिटी की बात करते हैं, तो एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। वजीर आज़म का रवैया भी सबके साथ एक तरह का होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली होगा। बाकी जहां तक 18वीं तरमीम की बात है, जरूर डिस्कस करें। अगर आप समझते हैं आप ला सकते हैं असेंबली में तो ले आए। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तो यही है कि हम इसकी अपोजिशन करेंगे, ठीक है। हम समझते हैं कि अगर आप कोई बेहतर तजवीज़ ला सकते हैं तो जरूर ले आइए ना। हमने तो नहीं रोका आपको, प्राइम मिनिस्टर भी आप हैं, रूलिंग पार्टी भी आप हैं, लेकिन आपके पास क्या वो चीजें हैं? इस वक्त जरूरत है कोविड को और कोरोना को संभालने की। इस मुल्क में हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं और चीजें, कोई नेशनल पॉलिसी हमारे पास इस वक्त तक है नहीं। और आप देखें कि मतलब अभी तक चीजों पे स्मार्ट लॉकडाउन वही किया ना जी, लॉकडाउन तो दोबारा लगाया ना आपने, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने की बात भी कर रहे हैं। आपके फेडरल मिनिस्टर जो है जफर मिर्जा साहब, वो कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन होना चाहिए। असद उमर साहब कह रहे हैं, प्रोजेक्शंस तो देखें आप। और वो जो चीज कह रही थी ना डॉक्टर साहब कि अभी तक वो चीज नहीं आई, तो यकीन रखें वो चीज आ रही है। वो मतलब तूफान सामने आ रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान उसे बचे और हम उसे मतलब मिलकर करें। अगर मिलकर नहीं किया हमने ये चीज, किसी को ऐसा छोड़ दिया तो ये काबू में नहीं आएगा। राइट। अच्छा औरिया साहब, एक तो आप इस पे कमेंट करना चाहें तो बिल्कुल इस पे भी कर दें, और दूसरा मैं कंक्लूड करते हुए, चूंकि हमने आगाज़ किया था प्रोग्राम में काजी फाइसा केस से,
तो उस पर ज़रा अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। जाते जाते शाहिद आरिफ साहब ने जो कहा था कि अब तासुर ये मिल रहा है कि रेफरेंस ख़त्म हो गया, शायद केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, जबकि असल बात यह है कि ये FBI के पास गया है। FBI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उस रिपोर्ट के सबमिट होने पर उसके बाद फिर ये कंक्लूड होना है केस, जो कि कंक्लूड अभी नहीं हुआ। ऐसे ही है सर फैक्चुअली। और ये साहब सिर्फ एक बात, और ये साहब जी सिर्फ एक बात, क्या ये भी हो सकता था कि ये बेंच जो है एक GIT बना देता है, लेकिन FBR को क्यों भेजा गया? जी देखें, JIT बन नहीं सकती इसलिए कि हमारी सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो इंक्विजिटोरियल है, नहीं है वो है अपना एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग, इंक्विजिटोरियल नहीं हो सकती। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग उस वक्त हुई थी जब जस्टिस काजी ईसा जो है खुद हुसैन हक्कानी केस में इंचार्ज बने थे, और वो जुडिशियल JIT बनी थी, और ये उन्होंने कानून से बिल्कुल मावरा वो बात की थी उस वक्त भी, और वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे, तो सारी बात उन्होंने वो काम किया था। लेकिन असल नवाज शरीफ साहब, आपको पता काला कोट पहना था उसी जमाने में, सब एस्टैब्लिशमेंट के साथी थे, बड़े क्लोज साथी थे। असल मसला ये होगा, जो मुझे खतरा है कि अगर, क्योंकि जाहिर बात है कि एविडेंस जब वहां पर पेश होगा तो आप इतना लंबा एविडेंस नहीं दे पाएंगे, और एविडेंस, और अगर आपने, जैसे उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास 10 साल से पहले के बैंक नहीं है, रसीदें नहीं होती, लेकिन आप आखिरी बात करो, अपने उससे अगर उनके पैसों से ना हुआ तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये साहब बहुत टाइम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर यास्मीन साहबा, इम्तियाज शेख साहब, इरशाद आरिफ साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।